हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको मालूम है, अपना आईओसी के बारे में ब्रीफ आइडिया दे रहे हैं। और इससे पहले जो अपन वीडियो अपलोड किए थे आईओसी के बारे में बताए थे, आज इसका सेकंड पार्ट का बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बताया था आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001, एएसए 8000, उसका क्या अपना मतलब व्यूज है, मतलब क्यों लेते हैं इसको, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कौन सा इंडस्ट्री में क्या क्या लगता है, कौन सा आईएसओ का पॉलिसी किस में लगता है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। और अपना स्पेशली आईएसओ 9001 जो होता है अपना स्पिनिंग इंडस्ट्री में लगता है, इसमें इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है। आपको पहले पार्ट में बताया था, वो दूसरा पार्ट में देखो, रजिस्टर्स और डिजिटल रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। कोई भी आईएसओ कंपनी लेता है उसका सब रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, या डिजिटली रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। मास्टर डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर मतलब क्या क्या चीज़ रहेगा, देखो, ट्रैक ऑल करेक्ट वर्जन्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इसको अपन मास्टर डॉक्यूमेंट रजिस्टर भी बोलते हैं, या आईएसओ मैनुअल भी बोलते हैं। उसमें पॉइंट वाइज सब लिखा रहता है। वो रजिस्टर, जैसे ऑडिटर आएगा बोलेगा आईएसओ का मैनुअल लाओ, तो आपको रजिस्टर में जो सिस्टम बनाया हुआ, प्रोसीड्यूर बनाया हुआ, जो पॉलिसी बनाया हुआ, वो सब उसमें डिटेल में लिखा रहता है। इसको वो लोग सब चेक करते हैं। और जो रिस्क रजिस्टर मतलब क्या होता है, देखो, आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिजनेस रिस्क एंड प्लान्ड मिटिगेशन। जैसे उसमें आपकी जो स्टैंडर्ड पॉलिसी जो बनाया, उसमें जो बिजनेस रिस्क, समझ लो किसी में आपकी आईपीआई ज़्यादा आ गया, तो इसको आपने कम कराया क्या, मतलब कम कराए तो उसके लिए क्या प्लान किया, सब डिटेल लिखा रहना चाहिए। इंटरनल ऑडिट लॉग मतलब क्या होता है, देखो, आपके जैसे समझ लो 5-6 डिपार्टमेंट है, जैसे इंजीनियरिंग है, मेंटेनेंस है, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन, यूटिलिटी, एसक्यूसी, ये सब रहा। वो डिपार्टमेंट का जो एचओडी है या सेकंड पर्सन है, वो एक दूसरों का डिपार्टमेंट में टाइम दे के इसको जाके उसका रजिस्टर सब चेक करेंगे। पहले मैनुअल लेकर देखेंगे उसका क्या क्या लिखा हुआ। समझ लो मेरे प्रोडक्शन का आदमी हूँ, मैं मेंटेनेंस का ऑडिट करने गया, तो उसमें बताऊंगा आपके क्लीनिंग शेड्यूल लाओ, बॉफिंग शेड्यूल लाओ, ब्रेकडाउन रजिस्टर लाओ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लाओ, वो सब दिखाएगा मेरे को। हम इसको चेक करेंगे, जो प्रोसीड्यूर में लिखा हुआ उसी हिसाब से वो किया नहीं किया। तो इंटरनल ऑडिट में यही होता है, एक दूसरों का ऑडिट करते हैं। और रिकॉर्ड्स रिजल्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट से फॉलो अप एक्शंस। और इंटरनल ऑडिट में कोई अगर एनसीआर पाया गया, मतलब नॉन कन्फर्म पाया गया, ठीक से हुआ नहीं, तो इसमें आप एनसीआर लगा सकते हो, जो कि अगला 3 महीने में इसको वो लोग कवर करके फिर से इंटरनल ऑडिट करके आपको दिखाएंगे। ऑडिट्स फॉलो अप एक्शंस, करेक्टिव एक्शन रजिस्टर, वो उसमें आपने करेक्टिव क्या एक्शन लिया वो भी रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। ट्रैक्स आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स एंड द स्टेप्स टेकन टू फिक्स देम। और जैसे कोई एनसीआर लग गया, कोई फॉल्ट आया, उसके बाद करेक्टिव स्टेप लेना चाहिए, और इस हिसाब से लेना है ये, ताकि वो बिल्कुल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, फिक्स्ड हो जाए, मतलब बराबर हो जाए, और आगे से ये फॉल्ट नहीं आए। उसके लिए इंटरनल ऑडिट होता है। नॉन कन्फर्मिटी एरिया जो बोलते हैं एनसीपी एरिया, नॉन कन्फर्म प्रोडक्ट, एनसीपी एरिया बोलते हैं। एनसीपी एरिया होता है हर डिपार्टमेंट में एक 4 कोना का या एक राउंड शेप का रेड पेंट या रेड आधेसिव टेप में ऐसे चिपका दिया जाता है हर डिपार्टमेंट। जैसे ब्लो रूम में रहेगा, कार्डिंग में रहेगा, ड्रॉप फ्रेम, सिप फ्रेम, रिम फ्रेम, ऑटो कॉर्नर, पैकिंग, हर जगह रहेगा। तो उसमें क्या होगा, देखो, डेजिनेटेड स्पेस यूज टू आइसोलेट एंड स्टोर। जो डेजिनेटेड एरिया रहेगा लाल पेंट में बनाया जाएगा, उसमें जो खराब माल है
जैसे समझ लो कोई ड्राइंग में उस्टर खराब आया तो इसको लेके उसमें रख दिया, कोई समझ लो सिंपलेस बॉबिन फट गया तो इसको भी वहाँ रखोगे। कार्डिंग में समझ लो आपकी मटेरियल उलझ गया, वो चल नहीं पाएगा, कॉइलिंग ख़राब हो गया, इसको भी आप रख सकते हो। उस्टर ज़्यादा आया रख सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट जो चलने लायक नहीं है, क्वालिटी वाइज है, तो इसको आप वहाँ पे अलग करके स्टोर करके रखना वहाँ पे। एंड प्रोडक्ट्स आर दैट डू नॉट मीट एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब जो चीज़ अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड जो बना है इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसको ही अलग करना। समझ लो रिंग फ्रेम में रिंग कट बॉबिन है, लेपी बॉबिन है, सब ट्विस्ट बॉबिन है, लो टिपे बॉबिन है, वो भी आप अलग रख सकते हो। मार्क विथ रेड पेंट और रेड एडहेसिव टेप, बताया था आपको, रेड पेंट में इसे मार्का कर दो, ये एडहेसिव टेप लगा दो, ठीक है। रेड एडहेसिव टेप इन ईच डिपार्टमेंट में बी सर्कल और रेक्टेंगुलर शेप, सर्कल शेप में करो या रेक्टेंगुलर शेप में करो चलेगा। टेक्निकल कमिटीज़, जो टेक्निकल कमिटी होता है वो एक हर डिपार्टमेंट एचओडी होते हैं, उनको साथ में लेके जैसे जीएम है, मैनेजर लोग है, असिस्टेंट मैनेजर लोग हैं, उनको लेके कमिटी, टेक्निकल कमिटी बनाते हैं। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेंबर हु डिसाइड द क्वालिटी स्टैंडर्ड, वही टेक्निकल कमिटी ही क्वालिटी स्टैंडर्ड डिसाइड करता है टू मीट द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को फुल सेटिस्फेक्शन करने के लिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाते हैं वही लोग टेक्निकल कमिटी का मेंबर रहते हैं। विच कैन बी इजीली अचीवेबल, मतलब क्वालिटी सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर एंड विच कैन बी इजीली एक्सेप्टेबल, जैसे अचीवेबल, जैसे अपन दे पाएंगे उसी हिसाब से वो चेक करते हैं, और ये कमिटी मेंबर वही लोग रहते हैं। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट जो बताया था आपको, जो अपना प्लांट का अंदर का जो सीनियर स्टाफ लोग, वो लोग एक दूसरों का डिपार्टमेंट में जाते हैं। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, देखो, इंटरनल कंट्रोल फॉर क्वालिटी, नॉन कंफर्मेंस, फाइंड आउट इंटरनल रिस्क, वीक पॉइंट्स, टेक करेक्टिव एक्शन। इंटरनल ऑडिट का मकसद क्या होता है, एक दूसरों का डिपार्टमेंट में जाकर ऑडिट करते हैं, जो नॉन कंफर्मेंस होता है, जो ख़राब प्रोडक्ट होता है उसको फाइंड आउट करते हैं और इसका रिस्क या वीक पॉइंट निकालते, क्या क्या कारण से नॉन कन्फर्म हुआ और इसका करेक्टिव एक्शन क्या, वो डिसीजन होता है उसमें। और इंटरनल ऑडिट देखो, बिफोर सर्विलेंस ऑडिट ये होता है 3 महीना होगा, हर 3 महीने में करोगे तो लो रिस्क, आपकी कभी ख़राब नहीं होने वाला चीज़ है। 6 महीना में करोगे तो हाई रिस्क, जो जिस मिल में ज़्यादा नॉन कन्फर्मेंस रहता है वो 3 महीना में करेगा, इसमें लो रिस्क रहेगा, मतलब बराबर मेंटेन रहेगा। अगर आपके सब कुछ ठीक ठाक हो तो 6 महीना में कर सकते हो। उसके बाद सर्विलेंस एडिट, सर्विलेंस एडिट जो होता है कंडक्टेड बाय थर्ड पार्टी या मैंडेटरी रिव्यू, ये जो सर्विलेंस ऑडिट होता है वो ISO कंपनी वाले भेजते हैं थर्ड पार्टी वाला को, चेक करके आओ फलाना इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, तो वो लोग आते हैं और ये मैंडेटरी है, मतलब ये बिल्कुल अनिवार्य है, मतलब इसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते। एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू कंप्लाई विथ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड आफ्टर इनिशियल सर्टिफिकेशन। इनिशियल सर्टिफिकेशन जब हो जाता है उसके बाद वो 1 साल के बाद आके ऑडिट करते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं वो देखते हैं वो आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन में बराबर सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है, और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो दिया हुआ उसका मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये लोग क्यों करते हैं, टू कैच डेविएशन इन प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर कोई डेविएशन है, समझ आपने उस्टर दिया ड्रॉप फ्रेम का 2.5 तक होना चाहिए, आपके अगर 2.8 2.9 आया तो इसको आपने नॉन कन्फर्म एरिया में वो मटेरियल रखा था, क्या रखा था, तो कितना केजी रखा था, इसको क्या क्या डिस्पोज किया या रीयूज किया, क्या क्या सब उसका डिटेल होना चाहिए। तो वो लोग डेविएशन जो पूरा अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड से बाहर जो जाता है इसको चेक करते सीरियसली
एंड टू कैंसल सर्टिफिकेशन। ये अगर डेविएशन ज़्यादा पाया जाएगा वो कैंसिल भी कर सकते हैं आपकी सर्टिफिकेट। टू वेरीफाई कंप्लायंस कंफर्म दैट मैनेजमेंट सिस्टम इज स्टिल मेंटेन्ड एंड हैज़ नॉट स्लिप्ड सिंस सर्टिफिकेशन। जब आपकी सर्टिफिकेट हो जाएगा वो लोग बोलेंगे कि ये मैनेजमेंट कोई भी सिस्टम या प्रोसीड्यूर स्लिप नहीं किया, सब मेंटेन करके चल रहा है, तब जाके आपकी सर्टिफिकेशन मतलब बरकरार रहेगा। मॉनिटर इम्प्रूवमेंट, उसके बाद देखो इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्टिवली वर्किंग ऑन करेक्टिव एक्शन और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। मॉनिटर इम्प्रूवमेंट मतलब जो सर्विलेंस एडिट में ये भी देखा जाएगा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिवली वर्किंग ऑन करेक्टिव एक्शन ले रहे हो और कंटिन्यूसली आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट देखो, फर्स्ट ईयर ऑडिट आफ्टर 12 मंथ, फर्स्ट ऑडिट, सेकेंड ऑडिट आफ्टर 24 मंथ, थर्ड सर्विलेंस ऑडिट 36 मंथ, या इसको रेनुअल ऑडिट भी बोल सकते हैं। 36 महीने के बाद रेनुअल होता है। और आईएसओ का टाइम पीरियड रहता है 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर के अंदर वो ऑडिट हो जाएगा, 3 ईयर के बाद अगला ये हो जाएगा। और इसके लिए आपको नॉमिनल चार्जेस देना पड़ता है ऑडिट वालों को, आईएसओ वालों को, ये सब देना पड़ता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट जो घर का रहता है उसमें कुछ खर्चा नहीं लगता, लेकिन सर्विलेंस ऑडिट करोगे तो आपको फीस देना पड़ेगा, रेनुअल करोगे फीस देना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन करोगे तो भी फीस देना पड़ेगा, तो वो थोड़ा रहता है। तो आज का जो टॉपिक है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।